अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल HSC पीडिया। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं बेसिक फायर एंड सेफ्टी के बारे में। जो HSC फील्ड में आपको पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो हमको पहला लर्न करना पड़ता है, हमारा जो बेसिक है वो हम बेसिक फायर एंड सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फायर एंड सेफ्टी के बारे में डिटेल में आज देखेंगे। उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी। तो आज हम देखेंगे फायर क्या होता है, फायर के कितने क्लासिफिकेशन है। फिर हम देखेंगे एक्सटिंग्विशर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स देखेंगे। फिर एक्सटिंग्विशर की क्लासेस हम देखेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, व्हाट इज फायर। तो फायर इज a chemical reaction between heat, fuel and oxygen which combine and release heat, light and smoke। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, फायर एक केमिकल रिएक्शन है बिटवीन हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन के, जो कंबाइन होके हीट, लाइट एंड स्मोक को रिलीज करता है। इन तीनों एलिमेंट में से अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो फायर क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ये तीन एलिमेंट का बहुत जरूरी है फायर को क्रिएट होने के लिए। अभी जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर के कितने क्लासिफिकेशन है और कौन से क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला क्लास है वो क्लास ए है, जिसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं। हमारे डेली बेसिस में जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसा वुड, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ्स और कई सारी चीजें हम जिसको डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसको हम क्लास ए कंसिडर करते हैं, जिसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं। सेकंड जो हमारा है क्लास बी, जिसको हम लिक्विड फायर बोलते हैं। लिक्विड फायर जैसा कि गैसोलीन, ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारा क्लास बी में आता है, जिसको हम लिक्विड फायर बोलते हैं। फिर थर्ड जो हमारा है क्लास सी, जिसको हम गैस फायर बोलते हैं। गैस फायर में क्या आता है, जैसा एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, ये कई सारी गैसेस हम क्लास सी में कंसीडर करते हैं। फिर जो हमारा फोर्थ है क्लास डी, जिसको हम मेटल फायर बोलते हैं। मेटल फायर जो हमारा है पोटेशियम, सोडियम, निकिल, कॉपर, आयरन, इन चीजों में मेटल फायर को हम इसको कंसीडर करते हैं क्लास डी में। अभी जो हमारा है क्लास ई, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, शॉर्ट सर्किट, ये सब हम क्लास ए में कंसीडर करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट है क्लास के, जिसको हम किचन फायर बोलते हैं, जो हमारे लाइफ में हम हमारे डेली बेसिस में हम जिसको यूज करते हैं, जैसा हमारा कुकिंग ऑयल हो गया, फैट्स हो गया, डीप फ्राइज हो गया, इसको हम क्लास के में कंसीडर करते हैं, जिसको हम किचन फायर बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे, अभी हम जो देखेंगे फायर को किस तरीके से एक्सटिंग्विश करना है, उसको प्रोसेस क्या है। तो अभी हम जो देखेंगे, देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विश फायर। अभी यहाँ पर दिया है 4 तरीके से हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। हमारा जो पहला मेथड है, जिसको हम कूलिंग मेथड भी कहते हैं और रिमूवल ऑफ हीट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम कहीं पर आग लगी है, उसमें से हम हीट को हटा रहे हैं। मतलब जैसा कि हमने पानी का इस्तेमाल कर दिया हीट को कम करने के लिए। फिर जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है स्टार्विंग मेथड, जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्यूल होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसा कहीं पर आग लगी है या कोई गांव में चूल्हे पर खाना बनाता है लकड़ी का, और हम वो लकड़ी को हटाते हैं, तो मतलब हम फ्यूल को हटा रहे। फिर जो हमारा थर्ड मेथड है स्मूथनिंग मेथड, जिसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक सिलेंडर में, एक एलपीजी में किस तरीके से आग लगती है, उस पर हम वेट ब्लैंकेट को यूज करके ऑक्सीजन को कट करते हैं, उसको हम स्मूथनिंग मेथड बोलते हैं। फिर जो हमारा फोर्थ आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरप्टिंग चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, चिकागो में किस तरीके से फायर लगी थी, तो वहां के फायर फाइटर्स ने किस तरीके से उस आग को बुझाया गया था, हेलीकॉप्टर के जरिए से। एक जैसा कि हम बोलते हैं, छोटे छोटे फायर की एक लाइन बनाकर उन्होंने आगे आगे जो हमारा आग बढ़ने से उन लोगों ने रोका था। तो इसको हम चेन इंटरप्टिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट है, फायर के कितने स्टेज होते हैं, अभी हम देखेंगे फायर किन किन स्टेज से जाती है। तो हमारा जो पहला स्टेप है
एंटीसेप्टेंट जिसको हम बोलते हैं इनिशियल यानी पहला स्टेप भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड आता है ग्रोथ, फिर उसके बाद आता है फुल्ली डेवलप, फिर उसके बाद जो हमारा आता है लास्ट में डीके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा होली दहन होता है, होली में जिस तरीके से आग को लगाया जाता है, एक पहली छोटी आग होती है, उसके बाद आग बढ़ती है, फिर आग पूरी पूरी तरीके से डेवलप्ड होती है, उसके बाद फिर एक आग ऐश में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही 4 स्टेप है जो फायर के एक्चुअल स्टेज है। फिर अभी हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, फायर एक्सटिंग्विशर का हम डेफिनेशन देखेंगे अभी। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज एन hand handled active fire protection device usually filled with a dry or wet chemical used to extinguish or control small fires often in emergency। इन इससे हम सिंपल भाषा में भी ये भी बोल सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इन इज अ डिवाइस विच इज पोर्टेबल टू यूज। जो पोर्टेबल है, आसानी से हम उसको कैरी कर सकते हैं एक फायर को ट्रीट करने के लिए या फायर को बुझाने के लिए। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स है और कौन से एक्सटिंग्विशर हमको किस जगह पर यूज करना है, किस फायर पर यूज करना है। अभी जो हमारा पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है फोम एक्सटिंग्विशर, थर्ड है ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर जिसको हम डीसीपी भी बोलते हैं, और फोर्थ जो हमारा है कार्बन डाई एक्सटिंग्विशर जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। फिर हमारा फिफ्थ जो आता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। मोस्टली अभी जो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर है मोस्टली कोई यूज नहीं करता है, उसको अभी थोड़ा बंद किया गया है। अभी जो हमारा पहला एक्सटिंग्विशर है वाटर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में हम देखेंगे। वाटर एक्सटिंग्विशर को किस जगह पर यूज करा जाता है, कौन सी जगह पे आप यूज कर सकते हो, फिर किस तरीके से आपको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है। अभी फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स क्या होते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। जो हमारा पहला है हैंडल होता है जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। सेकंड हमारा जो आता है सेफ्टी पिन। थर्ड जो हमारा है ऑपरेटिंग हैंडल कम लीवर जिसको हम नॉर्मली हाथ से प्रेस करके दबाते हैं यूज करने के टाइम पर। फिर जो हमारा फोर्थ आता है प्रेशर गेज। फिफ्थ जो हमारा है हाई प्रेशर सिलेंडर। जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है हम उसको पहला यूज करने से पहला सबसे पहला हमको इंस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, उसका प्रेशर गेज चेक करना बहुत जरूरी है, उसकी वैलिडिटी चेक करना बहुत जरूरी है, उसका वर्किंग देखना आपको बहुत जरूरी है, एक्सपायर है या नहीं है इसका डेट चेक करना आपको बहुत जरूरी है। फिर जो हमारा आता है एक्सटिंग्विशर को किस तरीके से यूज किया जाता है, उसको यूज करने का सही तरीका क्या है, सही मेथड क्या है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया है आपको पास मेथड का इस्तेमाल करना है। पास का मतलब होता है पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज स्टॉप द हैंडल एंड लास्ट जो हमारा है स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। इसका मतलब क्या होता है, जब हम कभी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो सबसे पहला हमको ध्यान देना है फायर एक्सटिंग्विशर को। पहला हमको पिन पुल द पिन करना है यानी पिन को हमको खींचना है। उसके बाद जो हमको एम एट द बेस ऑफ फायर, जो हमारा आग है उसके बेस पे हमको एम करना है। फिर जो हमारा थर्ड आता है स्क्वीज द हैंडल, हमको लीवर को और हैंडल को दबाना है। फिर जो हमारा आता है फोर्थ स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। अभी हमको आग को बुझाने के लिए उसको स्वीप करना है, हमारा होस पाइप जो है उसको स्वीप करना है लेफ्ट से राइट। मगर इस प्रोसेस के बीच में आपको एक चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस देना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो आग और आपके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जिसको डिस्टेंस होता है 6 फीट। 6 फीट का हमको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। क्योंकि क्या होता है जब हम फायर के साथ ट्रीट करते हैं, जब हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं तो फायर का रिएक्शन होकर हमारे आंख पर भी आ सकते हैं, उसका रिटर्न हमारे पर आ सकता है। इसीलिए फायर को ट्रीट करने के लिए हमको 6 फीट का डिस्टेंस रखना होता है। फिर हम देखेंगे इन केस ऑफ फायर, हमको फायर का केस हो जाए या फायर कुछ एक्सीडेंट हो जाए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम काम कर रहे हैं फायर, वहां पर फायर लग गई है तो हमको क्या करना है। तो हमको सबसे पहला एक चीज का ध्यान रखना है, रेस मेथड को इस्तेमाल करना है। रेस मेथड को हमारे हमको ध्यान रखना है, हमको सबसे पहला रेस मेथड को यूज करना है। रेस का मतलब होता है रेस्क्यू,
फिर ए का मतलब होता है अलार्म, सी का मतलब होता है कंटेन, ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। अब रेस्क्यू में क्या होता है, दोज हु आर इन डेंजर। अभी देखो जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पर कौन कौन खतरे में आ सकता है, उनको अगर आप बचा सकते हो, आप उनको सेव कर सकते हो, तो आप रेस्क्यू कर सकते हो उन लोगों को। फिर जो हमारा आता है सेकंड अलार्म। अलार्म का अभी मतलब क्या होता है, इमरजेंसी को आपको कॉल करना है, फायर एक्सटिंग्विशर या तो फिर फायर फाइटिंग टीम को आपको कॉल करना है आप। और जो हमारा आता है पुलिस को कॉल करना है, या तो आपको वो जगह पर एक चीज करना है, आपके पास कांटेक्ट के लिए नहीं है तो आपको उधर फायर फायर चिल्लाना है। फिर जो हमारा आता है थर्ड कंटेन, जो भी हमारे विंडोज है डोर्स है उसको बंद नहीं करना है, उसको खुला रखना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम घाई घाई में या इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारा दिमाग काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे या खिड़कियां को बंद करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जब फायर लगने के बाद जो हमारा अंदर का मटेरियल, जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा फ्यूल जलता है तो हम फ्यूल में से एक गैस निकलती है, हजार्डस गैस होता है। तो इसमें क्या होता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है, जो आदमी रेस्क्यू नहीं हुआ हो या आदमी इवैक्यूएट नहीं हुआ। फिर जो हमारा फोर्थ आता है एक्सटिंग्विश। अगर आप छोटी फायर है, आप फायर के साथ ट्रीट कर सकते हो, आपको मालूम है एक्सटिंग्विशर किस तरीके से यूज करना है, तो आप फायर को ट्रीट कर सकते हो, फायर को आप बुझा सकते हो। और फायर ज्यादा ही बड़ी है तो आपको फायर फाइटिंग टीम का सपोर्ट लेना होगा, आपको इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस को कॉल करना है, पुलिस को कॉल करना है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक आता है, सबसे पहला आपको, जहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, प्लांट हो, रिफाइनरीज हो, ऑयल एंड गैस हो गया, आपको सबसे पहला वहां का इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आपको देखना है। वहां पर इमरजेंसी होने पर हमको किस तरीके से इवैक्यूएट होना है, किस तरीके से बाहर जाना है, हमको इवैक्यूएशन प्लान, इवैक्यूएशन मैप मालूम होना चाहिए। हमारा इमरजेंसी एग्जिट किधर है, लेटर किधर है, हमारा स्टेयरकेस किधर है, हमको ये सब जगह के बारे में मालूम होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमको किस तरीके से इवैक्यूएट होना है वो जगह से। फिर हम जो देखेंगे, अभी जो हमारा टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी के बेनिफिट्स क्या है, सेफ्टी करने से क्या फायदा हो सकता है, सेफ्टी के अंदर हजार्ड क्या है, हम हजार्ड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, अभी हम देखने वाले हैं सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी क्या होती है, हमको सेफ्टी को किस तरीके से मैनेज करना है हमारी लाइफ में, सेफ्टी का डेफिनेशन क्या होता है और सेफ्टी एक्चुअल में क्या बोलता है, और सेफ्टी को प्रायोरिटी किस तरीके से देना है। तो हम सेफ्टी के बारे में भी देखेंगे, सेफ्टी का डेफिनेशन देखेंगे। सेफ्टी इज अ कंडीशन विच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड, risk, accident which may cause injury, damage and loss to material and property damage and even death। अभी यहाँ पर लिखा है सेफ्टी एक ऐसी कंडीशन है जिससे हमको फ्रीडम मिलता है हजार्ड से, रिस्क से, एक्सीडेंट होने से, इंजरी होने से, हमारे लाइफ को, हमारी डेथ होने से भी, और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से भी हमको एक फ्रीडम मिलता है। तो इसको हम सेफ्टी कहते हैं। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जैसा कि सेफ्टी किस चीज में करना है, तो हमारे सेफ्टी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं साइट पर, तो हमारे बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आती है जिसको हम हजार्ड बोल सकते हैं या रिस्क बोल सकते हैं या एक्सीडेंट बोल सकते हैं। तो हमको किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, तो हम अभी देखेंगे जो हमारा टॉपिक है हजार्ड। क्या होता है हजार्ड, अभी इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म आर कॉल्ड हजार्ड। यानी कोई ऐसी चीज जिससे हमको खतरा हो सकता है उसको हम हजार्ड बोलते हैं। जैसा कि आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो जेब्रा क्रॉसिंग से, तो और सिग्नल उसका ग्रीन है, तो आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें क्या हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, तो इसको हम हजार्ड कहलाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है कॉमन हजार्ड, जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे या हम पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उधर पर किस तरीके से जो कॉमन हजार्ड होते हैं हमको उसको ट्रीट करना है, उसके लिए सेफ्टी क्या फॉलो करना है। तो हम वो कॉमन हजार्ड्स को देखेंगे अभी। जो हमारा पहला हजार्ड है मूविंग ऑब्जेक्ट
मूविंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा कहीं पर आप काम कर रहे हो, जैसा मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, उधर पर मल्टीपल एक्टिविटीज का कंटिन्यू काम होता रहता है, जैसा कि लिफ्टिंग एक्टिविटी होता है, लिफ्टिंग और शिफ्टिंग होता है, मैनुअल हैंडलिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट एक जगह से हम दूसरा जगह पर लेकर जाते हैं, तो ये भी एक खतरा हो सकता है। जो हमारा आता है स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड, जिसको हम ज्यादातर केमिकल प्लांट, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन में हमको देखने मिलता है। जिस तरीके से हमारा केमिकल का यूज होता है, ऑयल का यूज होता है हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो इससे क्या होता है, हम प्रिकॉशन अगर इसके लिए नहीं लेते हैं, इसके लिए हम कंट्रोल मेजर्स नहीं लेते हैं, तो हम इससे गिर गिर सकते हैं, साइट पर हमको चोट आ सकती है, या हमारा हाथ टूट सकता है, या हमारा पैर टूट सकता है। तो इसको भी हम एक कॉमन हजार्ड बोल सकते हैं। फिर जो हमारा आता है नॉइस। अभी नॉइज हमारा किस टाइप का एक हजार्ड है, जैसा कि मान लीजिए आप एक्सकावेशन चालू है, वहां पर पोकलेन का यूज हो रहा है, एक्सकावेटर का यूज हो रहा है, या तो जेसीबी या बैकहो लोडर का यूज हो रहा है। तो उसमें जो नॉइज निकलने वाली है, जो आवाज आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, उससे आपको तकलीफ हो रही है, या उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है कुछ काम करने में, तो उसको भी हम एक कॉमन हजार्ड कह सकते हैं। फिर जो हमारा आता है मोस्टली, जैसा कि जिससे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तो वो हमारा हजार्ड है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी हम काम 1.8 मीटर से ऊपर करते हैं, तो हम उसको वर्क एट हाइट में कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आप, अब क्या होता है इस सिचुएशन में, बहुत से लेबर्स या वर्कर्स, स्टाफ हमारा जब हाइट पर काम करता है, तो उनका थिंकिंग होता है, हम हमारे पास सेफ्टी बेल्ट है, हमारे पास वर्किंग प्लेटफॉर्म है, हमारे पास स्कैफोल्डिंग है, तो हमको कुछ नहीं हो सकता है। मगर इसके लिए भी हमको एक प्रिकॉशन लेना है, हमको ट्रेनिंग देना है, उनको बताना है क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करो, आप कॉम्पिटेंट हो हाइट पर काम करने के लिए, आपका वर्टिगो हाइट टेस्ट हुआ है, आपके पास हाइट टेस्ट का सर्टिफिकेट है, तो आप काम कर सकते हो। हमारा सेकंड आता है मैनुअल हैंडलिंग, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। मैनुअल हैंडलिंग का मतलब होता है जो हम अपने आप से हाथ के जरिए, या तो हम बॉडी के पार्ट्स के जरिए से कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, जैसा कि एक स्टील फिटर स्टील को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है, उसको हम मैनुअल हैंडलिंग बोलेंगे। फिर आता है कोलैप्स ऑफ सॉइल। अभी जैसा कि एक्सकावेशन में जब एक्सकावेशन होता है, तो कोलैप्स ऑफ सॉइल होने से जैसा कि स्टेबल नहीं होती है, उस वजह से सॉइल कोलैप्स भी हो सकता है एक्सकावेशन में। अगर हमने कंट्रोल मेजर या प्रिवेंशिव एक्शन नहीं लिया है, प्रिवेंशन एक्शन नहीं लिया है, तो इसके वजह से भी कोलैप्स ऑफ सॉइल हो सकता है। फिर जो हमारा सेकंड आता है, सेकंड लास्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी को जब यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जब हम ट्रीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जब हम काम करते हैं, तो कॉमन हजार्ड इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो हमारा लास्ट है पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग का मतलब होता है इम्प्रॉपर मटेरियल स्टैकिंग हो गया, इम्प्रॉपर एक्सेस हो गया, इम्प्रॉपर हाउसकीपिंग हो गया। साइट पर या कहीं पर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पर पुअर हाउसकीपिंग हो रही है, तो ये भी एक हमारा कॉमन हजार्ड है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे जो है हमारा एक मेन टॉपिक होता है साइट पर, या तो आप कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जो रिस्क होता है। रिस्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी हजार्ड। रिस्क का मतलब होता है कोई चीज से आपको नुकसान हो सकता है, उसके अंदर काबिलियत है, प्रोबेबिलिटी है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू सीवियरिटी। अभी यहाँ पर क्या दिया है, लाइकलीहुड और सीवियरिटी। लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप जब रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको क्या हो सकता है और उसके बाद क्या प्रिवेंशन होगा, उसका परिणाम क्या होगा। और हम देखेंगे लाइकलीहुड मतलब चांस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड अकरेंस, यानी हजार्ड होने के चांसेस कितने होते हैं। और सीवियरिटी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड, वो हजार्ड से क्या हो सकता है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो हमको इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए एक हमारा स्टेप है जिसको हम रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। हमको जेएसए बनाना होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाना होता है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए।
फिर हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट के कितने टाइप होते हैं, जो हमारा पहला रिस्क असेसमेंट। फिफ्थ जो हमारा है साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। अभी मोस्टली हम साइट पर या कंस्ट्रक्शन साइट पर ऑयल एंड गैस में हम साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट यूज करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है किस एक्टिविटी होने वाली है हमारे साइट पर, हमको किस तरीके से हीरा बनाना है, किस तरीके से हमको रिस्क असेसमेंट बनाना है। फिर जो हमारा रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स है, हमको क्या स्टेप्स फॉलो करना है रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए, तो हमारा जो पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई द हजार्ड। हमको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, क्या खतरा हो सकता है वहां पर, आदमी क्या कौन काम कर रहा है उसको क्या खतरा हो सकता है। सेकंड जो हमारा आता है डिसाइड हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। फिर हमको डिसाइड करना है वहां पर जो काम करने वाले वर्कर्स है या स्टाफ है, इंजीनियर्स है, सुपरवाइजर है, उनको क्या खतरा हो सकता है। थर्ड जो हमारा आता है इवेलुएट द रिस्क एंड टेक प्रिकॉशन। हमको रिस्क को इवेलुएट करना है, उसके लिए हमको प्रिवेंशन क्या लेना है, प्रिकॉशन क्या लेना है, कंट्रोल मेजर्स क्या लेना है। फोर्थ जो हमारा आता है इम्प्लीमेंट द प्रिकॉशन। हमको साइट पर वो इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रिकॉशन का। फिर जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है रिव्यू एंड अपडेट इफ नेसेसरी। आपको लगता है उसको रिव्यू करना चाहिए, आपके काम में चेंजेस आ रहा है साइट पर, तो आपको रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है टाइम टू टाइम आपके काम के हिसाब से, और उसको अपडेट करना है नेसेसरी। चलते हैं हम जो हमारा रिस्क मैट्रिक्स है हम यहाँ पर देखेंगे, साइट पर कितना खतरा हो सकता है, कितने परसेंटेज हो सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं तीन टाइप में, लो, मीडियम, हाई। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें रेड का मतलब होता है हाई है, हमारा हजार्ड, खतरा बढ़ गया है। फिर जो हमारा येलो है यानी मीडियम है, ग्रीन जो हमारा है सेफ है, हम इसमें काम कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर अभी हम बढ़ते हैं एक वर्क एट हाइट, या तो हम एक वर्किंग प्लेटफॉर्म जिसे हम स्कैफोल्डिंग या तो स्कैफोल्ड बोलते हैं, तो उसको देखेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। मगर उससे पहला हम देखेंगे WTC सिस्टम, PTW सिस्टम जिसको हम बोलते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम। आप साइट पर काम कर रहे हो तो आपको वर्क परमिट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो वर्क परमिट क्या होता है अभी हम देखेंगे। इट इज अ रिटन ऑथराइज एंड डॉक्यूमेंटेशन इवेलुएटिंग ऑल द हजार्ड इन स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन डू यू टू डू द जॉब सेफली। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ऑथराइज पर्सन बनाता है, काम शुरू होने से पहले हमको बनाना होता है। अब वर्क परमिट के भी चार टाइप्स होते हैं। पहला जो हमारा है हॉट वर्क परमिट है, दूसरा जो हमारा है कोल्ड वर्क परमिट है, थर्ड जो हमारा आता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है, और जो फोर्थ हमारा है इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेकिंग परमिट। अभी जो फर्स्ट हमारा हॉट वर्क परमिट है उसमें हम कौन सी एक्टिविटी को ऐड करते हैं, मतलब जो वर्क हॉट वर्क परमिट में आती है, जैसा कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, जो भी हीट जिससे काम हो रहा है उसको हम हॉट वर्क्स में कंसीडर करते हैं। तो सेकंड हमारा आता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क में हम कंसीडर करते हैं वर्क एट हाइट हो गया, एक्सकावेशन हो गया, ये सब हमारा कोल्ड वर्क आता है। थर्ड जो हमारा है कन्फाइंड। फिर जो फोर्थ हमारा आता है इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेकिंग परमिट। इसमें हम कोई इक्विपमेंट ला रहे हैं या कोई इक्विपमेंट में चेंजेस आ रहा है, लाइन ब्रेकिंग हो रही है, तो उसको या कोई लाइन का चेंजेस हो रहा है तो हमको इसके लिए भी परमिट बनाना होता है। बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखेंगे एक्सीडेंट। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट क्या है? इट इज एन अनवांटेड एंड अनप्लान्ड इवेंट विच कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट का मतलब होता है जो अनवांटेड है, अनप्लान्ड है, किसी ने सोचा नहीं होगा, उससे क्या हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, डैमेज प्रॉपर्टी को, ह्यूमन बीइंग को, वर्कर्स को और प्रॉपर्टीज को डैमेज हो सकता है, मशीनरीज को हो सकता है, और हमारा एनवायरनमेंट में भी अफेक्ट पड़ सकता है, या तो आदमी की जान भी जा सकती है। अभी देखेंगे हम सेकेंड व्हाट इज इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है एनी अनवांटेड प्लान ऑकरेंस इज कॉल्ड इंसिडेंट। अभी कोई भी हमने सोचा नहीं है, कोई प्लान नहीं किया है और वो चीज हो गई है तो उसको हम इंसिडेंट कहलाते हैं। फिर जो हमारा आता है नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? इट इज एन अनवांटेड अनप्लान इवेंट विच डज नॉट कॉज एनी हार्म बट
इट हैड पोटेंशियल टू कॉज हार्म। अभी इसमें क्या दिया है, नियर मिस का मतलब होता है अनवांटेड अनप्लान, जैसा हमने सोचा नहीं है उसके बारे में वो होना है, उससे उसके अंदर काबिलियत है जिससे आपको नुकसान हो सकता है मगर उससे नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि मान लीजिए आप एक जगह से गुजर रहे हो, आपके बाजू में पेड़ गिर गया है, तो उसको हम नियर मिस कहते हैं। फिर आता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन का मतलब क्या होता है? अनसेफ कंडीशन इज एन हजार्डस कंडीशन विच कुड डायरेक्टली परमिट द अकॉरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। ऐसी कंडीशन जिससे डायरेक्टली एक्सीडेंट में रिजल्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी की जान जा सकती है, या तो प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, या तो मशीन को नुकसान हो सकता है, या तो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो सकता है। फिर हमारा आता है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्ट जो ह्यूमन बीइंग के जरिए किया गया है उसको हम अनसेफ एक्ट कंसिडर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो बनाने में कुछ मेरे से नर्वसनेस हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। तो अगली वीडियो में हम इम्प्रूव करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो बनाने में